हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप सभी घर पे? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे घर पे। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया था और जिसके अंदर हमने सारी थ्योरेटिकल पार्ट है उसके एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके थे। तो बेटा आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसके अंदर पढ़ा था सोलेनॉइड और टॉरॉइड। और उसके लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिखें। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था सोलेनॉइड और टॉरॉइड के लिए वो ये निकालते थे, B बराबर म्यू नॉट N इंटू आई, और N यहाँ पे होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लिखते थे N को इक्वल्स टू N बटा L, ये वैल्यू हम लिखते थे। तो एक बार हम बात करें, सबसे पहले आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो पढ़ चुके हैं, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बाय श्वार्ट्ज लॉ के ऊपर। वो मैं डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज आपको करवा चुका हूं। और आज हम ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन जो आज तक सीबीएसई में पूछे गए बेटा इस चैप्टर के अंदर, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक बार मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बेटा लास्ट जो आपने जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में, उन सभी का निचोड़ जो क्वेश्चन है, कैसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार सीबीएसई क्वेश्चन आपसे पूछती है, इन सब के बारे में आप इस वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आशा है सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। तो हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले कि हमने ये फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था, और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा ये बाय श्वार्ट्ज लॉ के लिए था। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये मेन इक्वेशन होती थी बाय श्वार्ट्ज लॉ की। म्यू नॉट बटा 4 पाई बेटा कांस्टेंट होता था, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते थे, और जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती थी। इसके बाद ये फॉर्मूला जो पढ़ते थे बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो ये फॉर्मूला पढ़ते थे, ये आता था बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये फॉर्मूला हम पढ़ते थे सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के ऊपर। इसके बाद ये फॉर्मूला है बेटा, ये हम पढ़ते थे एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये हम पढ़ते थे। ये बेटा हमने एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी कि लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, या हम उसको कहते हैं थिक वायर के लिए, होलो थिक वायर के लिए हम ये कंसेप्ट निकालते हैं। तो सिलेंडर के लिए दो केस थे, एक इनसाइड था और एक बेटा क्या था आउटसाइड। तो इनसाइड के लिए पढ़ते थे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r, और r वो पॉइंट होता था एम्पीरियन सर्कुलर, जो एम्पीरियन लूप होती थी उसकी रेडियस जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। और ये जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइड बाई 2 पाई r स्क्वायर, r का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये पढ़ते थे, ये सर्कुलर सिलेंडर होता था। और एक केस हम इस एक्सिस के यहाँ निकालते थे P पॉइंट, और एक क्या हो जब इनसाइड निकालते थे तो ये फॉर्मूला यूज करते थे, ये एम्पीरियल सर्किट एम्पीरियन लूप लेते थे, और जब ये निकालते थे तो बेटा ये एम्पीरियन लूप लेते थे। और ये जो रेडियस है ये क्या थी कैपिटल R, तो ये आउटसाइड के लिए यूज करते थे। ये फॉर्मूला बेटा कब निकाला था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई इंटू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ए रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल था और x वो डिस्टेंस थी जहां जो इसके सेंटर से P पॉइंट तक की थी डिस्टेंस, वो क्या थी x। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। और जो ऊपर मैंने अगला फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला बेटा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड और टॉरॉइड, जो आपको कल पढ़ा है। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले कि अपना पहला क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में बेटा आपसे कहता है कि आपको दिया मिलेगा, वो देखें ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, ए सोलेनॉइड
ऑफ लेंथ, आपके पास कहेगा कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है वो कहता है 0.5 मीटर, हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर and is made up of 500 tons. It carries a current 5 एम्पियर. तो what is magnitude of magnetic field inside solenoid? ये कंडीशन आपसे कहता है बेटा कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, इनसाइड सोलेनॉइड के केस के अंदर निकालनी थी. तो देखें क्या करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखें. ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर. सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है बेटा वो गिवन है 0.5 मीटर. लिख लेते हैं 0.5 मीटर. एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर. आर लिख लो बेटा, आर 1 सेंटीमीटर. लिखो तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया. एंड इज मेड ऑफ 500 टन्स. तो 500 टन्स बेटा टोटल टन है, तो टोटल टन को डिनोट करते थे कैपिटल एंस. कैपिटल एंस 500 टन हो गए. इसके बाद कैरी है करंट 5 एम्पियर. आई की वैल्यू बेटा कितनी है 5 एम्पियर. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी. मैग्नेटिक फील्ड बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी इनसाइड द सोलेनॉइड. एक केस पता था हमें कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0. तो अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा किसके लिए इनसाइड की, तो मेन फॉर्मूला अपने पास ये है B बराबर म्यू नॉट n इंटू आई. लेकिन जब स्मॉल n की वैल्यू गिवन नहीं है तो किसका यूज करना हमें कैपिटल N का. बोलो किसका करेंगे कैपिटल N का. तो देखिए अपने पास म्यू नॉट एज इट इज आपको लिखना है. n को n बटा क्या लिखोगे l. तो n की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 500. l अपने पास कितना है 0.5 और i अपने पास कितना है 5. इसको भी बेटा सोल्व कर सकते हैं इससे आगे. और ये टर्म अपने पास क्या निकल के आ सकती है कि वी नो दैट म्यू नॉट बटा 4 पाई होता है 10⁻⁻ कितना होता है -7. ये वैल्यू हम लिखते थे वेबर एम्पीयर इनवर्स और क्या लिखते थे मीटर इनवर्स. अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या सिचुएशन अपने पास निकल के आएगी. तो म्यू नॉट की वैल्यू निकालो तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई 10⁻⁻7. इसके बाद 500 डिवाइडेड बाई 0.5 और इंटू क्या आ जाएगा अपने पास 5. इस वैल्यू को जब हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बेटा 6.28 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला. तो ये था आपके पास पहला सिंपल न्यूमेरिकल जो सोलेनॉइड के ऊपर पूछा गया था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला बेटा यही लगाना पड़ा हमें B बराबर म्यू नॉट n इंटू आई. और देखिए हमारे पास टोटल कैपिटल N दे रखा था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, इसलिए हमें इस n को चेंज करना पड़ा किसकी फॉर्म में कैपिटल N डिवाइडेड बाई L. ये अपने पास था बेटा पहला क्वेश्चन जो आपके ने किसके ऊपर पड़ा है सोलेनॉइड के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. अगला क्वेश्चन है तो सीबीएसई में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा. इस क्वेश्चन में कहता है ए सोलेनॉइड ऑफ 300 टन पर मीटर. एक सोलेनॉइड है ऑफ 300 टन पर मीटर इज कैरिंग ए करंट 5 एम्पियर
length of solenoid is 0.5 meter and radius 1 centimeter. Find magnitude of magnetic field inside solenoid. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, आसानी से निकाल सकते हैं। बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है कि सोलेनॉइड ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर। पिछली बार टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए थे, अब की बार अपने से क्या कहा गया है, 300 टर्न पर मीटर की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर की बात करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल एम से। तो ये आ गया 300 अपने पास स्मॉल एम की वैल्यू। इसके बाद कैरी है करंट 5 एम्पियर, तो आई की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 5 एम्पियर। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0.5। रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। बी निकालना है, क्या लगाओगे, म्यू नॉट एन इंटू आई। बोलो बेटा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। एन की वैल्यू बोलो कितनी है, 300, और आई की वैल्यू बोलो कितनी है अपने पास, 5। अब किसको कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा बेटा 1.9 इंटू 10⁻³ टेस्ला। कितना आएगा, 1.9 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आपको गिवन था, वो था नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर आपको गिवन था, इसलिए अब की बार आपको यहाँ कैसी वैल्यू पुट करनी पड़ी, स्मॉल एन की। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, स्मॉल एन की। और ये वैल्यू पुट करने के बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, वो अपने पास, और इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी टर्म और बता देता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और वो बेटा निकालना एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, तो सीधी सी बात है, मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था, B बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2। तो अब सिर्फ इसका क्या कर देते हैं, हाफ, तो वैल्यू निकल के आ जाती 1.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 टेस्ला। तो ये फॉर्मूला हम किसके लिए निकाल लेते बेटा, एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। और इसी में पूछ लेता था आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने पास क्या निकल के आ जाता, 0, क्योंकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। देखो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछ लेता कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के जो सेंटर से है उस कितनी दूरी के ऊपर है अपने पास, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये आउटसाइड चली जाती, और आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाती बेटा, यहाँ पे 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जो सोलेनॉइड्स के ऊपर जो आपके पास आए हुए क्वेश्चन है, ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं, वो देखें ध्यान से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक करंट I flow in a conductor placed perpendicular to plane of paper indicate direction of magnetic field
ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl situated at distance or from element as shown in figure, जो फिगर में रिप्रेजेंट है। और ये डायग्राम दे दिया, ये बेटा आपके पास है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और ऐसे अपने को रिप्रेजेंट कर रखा है I इंटू dl वेक्टर। यहाँ O है ओरिजिन, यहाँ P पॉइंट है, और ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रखी है हमें R। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास निकल के आए हैं कि आपसे कहता है कि करंट I फ्लो इन ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में क्या फ्लो करता है करंट I, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, इसको रखा जाता है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, जो स्मॉल एलिमेंट है बेटा ये dl, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट को कितनी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है r डिस्टेंस के ऊपर इस एलिमेंट से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें इस p पॉइंट के ऊपर निकालना है, और ये स्मॉल एलिमेंट लेंथ कितनी है dl, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I। तो एक बात हमें पता है कि स्मॉल एलिमेंट की अगर बात करते हैं बेटा, और तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा बाय यूजिंग बायो-सवार्ट्स लॉ। किसका यूज करेंगे? बायो-सवार्ट्स लॉ का। तो बायो-सवार्ट्स लॉ का जब यूज करते हैं बेटा, तो dB क्या होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई I, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और डिवाइडेड बाई क्या होता है r क्यूब। तो देखें ये क्लोज लूप तो है नहीं, क्लोज लूप होता था यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करते, लेकिन इसके लिए कहता है कि करंट I फ्लो इन ए कंडक्टर, कंडक्टर में करंट I फ्लो करता है, प्लेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, उसको रखा जाता है, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एलिमेंट, ठीक है, और वो r डिस्टेंस के ऊपर आपको इसके लिए निकालनी है एज शोन इन फिगर, जो आपके पास फिगर के अंदर रिप्रेजेंट है। अब देखते हैं बात, सबसे पहले अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आती है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन निकालूं dB वेक्टर, तो देखें म्यू नॉट बटा 4 पाई I एज इट इज, इसी फॉर्म में निकाल dl वेक्टर। एक बार जरा आप बताओगे dl वेक्टर की डायरेक्शन किसके लॉन्ग है? z, और पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ है, तो मैं क्या इसके साथ ये वेक्टर लगा सकता हूं? j कैप। बोलो क्या लगा सकते हैं? j कैप। तो अपने पास जो डायरेक्शन निकल के आएगी बेटा यहाँ से, उस डायरेक्शन के साथ हम क्या लगा सकते हैं? सॉरी k कैप, z के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और किसको करते हैं? k कैप। अब देखें अपने पास r वेक्टर, तो r वेक्टर किधर है अपने पास? बोलो r वेक्टर अलोंग y एक्सिस है, r वेक्टर की जो अपने पास डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है बेटा? y एक्सिस, और y एक्सिस के लिए कौन सा लगाते हैं हम? j कैप। बोलो कौन सा लगाते हैं? j कैप। जो ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी, इसके लिए क्या लगाएंगे? j कैप, और नीचे एज इट इज क्या लिखा? r क्यूब। देखो ये स्टेप ध्यान से समझना कि जो dl वेक्टर है बेटा, उसकी डायरेक्शन किधर है? z, और z एक्सिस के लिए गलती से हमने j लिख दिया था बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? k वेक्टर। तो z के किसको रिप्रेजेंट करता है? z डायरेक्शन k वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए k कैप, और r के किधर जाएगा? y एक्सिस की तरफ, तो y रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? j कैप। और अब आपको पता है कि कंडीशन जब हम यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आएगी, वो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के, क्योंकि आपको पता है कि I क्रॉस J, बोलो किसके बराबर होता है? K के। इसके बाद बात करें J क्रॉस K, आपके पास I के क्रॉस J, J क्रॉस क्या हो गया? K। इसके बाद वैल्यू क्या आती है? I कैप, और K क्रॉस I, तो क्या लिखते हो आप? J कैप। तो यहां देखें एक बार क्या लिख रखा है इसने? K क्रॉस J, क्या लिखोगे? K क्रॉस J लिख रखा है, और ये क्या है? J क्रॉस K। अगर J क्रॉस K होता तो क्या लिखते? I कैप, और इसके बाद अगर उल्टा कर दिया तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ओबे करते हैं एंटी कम्यूटेटिव लॉ को। किसको ओबे करते हैं?
एंटी कम्यूटेटिव लॉ को। तो यहां मैं लिखूं k वेक्टर क्रॉस j वेक्टर, तो ये होगा माइनस आई कैप। बोलो क्या लिखोगे? माइनस आई कैप। और इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे यहां से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई, और इसको बाहर लिख दे dl वेक्टर इंटू r, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया किसके अनुसार? आई कैप, और डिवाइडेड बाई आर। क्यों? तो dB की वेक्टर की डायरेक्शन माइनस आई, क्या निकल के आया? माइनस। तो बोलो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। बोलो किसके अलोंग आई? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये अपने पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2009 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें सिंपल दे रखा था कि डीएल वेक्टर किसके अलोंग है? जेड डायरेक्शन के अलोंग। तो हमने इसके लिए क्या लिखा? के वेक्टर। और आर वेक्टर किसके अलोंग है? वाई। तो क्या लिखा? जे कैप। के क्रॉस जे का प्रोडक्ट करना था, क्रॉस प्रोडक्ट, तो माइनस आई। तो इससे हमें पता चल गया कि डीबी की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। बोलो क्या लिख सकते हैं यहां से? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखें ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। टू स्मॉल सर्कुलर लूप्स कैरिंग इक्वल current are placed with geometrical axis perpendicular to each other. Find direction and magnitude of magnetic field at O। और ये डायग्राम गिवन है। ये सिचुएशन आपके पास गिवन है बेटा, और आपसे कहता है टू स्मॉल सर्कुलर लूप कैरी इक्वल करंट आर प्लेस्ड विद ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो सर्कुलर कॉइल हैं जिनको रखा जाता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसके बाद कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। और ओ पॉइंट के ऊपर इस दोनों में आई करंट फ्लो करता है, और इन दोनों की जो रेडियस है वो इसकी भी आर दे रखी है और इसकी भी रेडियस क्या दे रखी है? आर। बेटा हमें याद रखना है यहाँ पे जो ये डायग्राम गिवन है, हमें इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक बात देखें कि इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर कॉइल के लिए, तो कहीं ना कहीं ये केस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे इसके लिए भी निकाल सकते हैं एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला हम आसानी से पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए इसके लिए भी निकाल सकते हैं और इसके लिए भी। जो फॉर्मूला अपने पास ये होता है, और किस पॉइंट पे निकालना हमें? ओ पॉइंट। और दोनों जो सर्कुलर रिंग्स हैं, कॉइल हैं, लूप्स हैं, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले तो हम मेन फॉर्मूला लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए क्या आएगा अपने पास बेटा? म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
एक तो मेन फॉर्मूला जो हम लिखते थे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए, तो मेन फॉर्मूला अपने पास ये होता था। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। बोलो छोटा हो जाएगा, 2 पे क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे कैंसिल। तो यही फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 2, ठीक है भाई, I इंटू ए स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटा 2 I इंटू ए स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। देखते हैं सर्कुलर कॉइल के लिए डायरेक्शन निकालनी हमें आती है, फॉर्मूला हमें पता है, सिर्फ हमें इसकी मैग्नीट्यूड और निकालनी है। तो देखें इस कॉइल की बात करें तो इस कॉइल के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, ये कॉइल मार्क कर लेते हैं हम 1 है और ये कॉइल अपने पास क्या है, 2 है। तो B1 की बात करूं तो B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, यहां से क्या लिखेंगे, B1 सेम फॉर्मूला म्यू नॉट बटा 2 I, ए क्या होती थी बेटे, रेडियस लेते थे, लेकिन यहाँ रेडियस क्या है, r, तो क्या लिख लो इसको, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, r स्क्वायर। इसके बाद x स्क्वायर, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x, तो x स्क्वायर और सारे की पावर कितनी होगी, 3/2। बोलो B1 वैल्यू निकाल ली। ऐसे बोलो किसकी निकाल लेंगे हम यहाँ से, B2, बोलो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटा 2 I इंटू आर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये वैल्यू आपके पास निकल के आई है, सेम आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। जब हम ये वैल्यू यहां से निकालेंगे तो अपने पास 2 सिचुएशन निकल के आई, B1 और B2। देखो मैग्नीट्यूड हमने निकाल ली है और देखने में नजर आ रहा है कि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब हमें क्या निकालना है, इनकी डायरेक्शन, फिर हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक बार देखें, इसमें करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन है तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो थोड़ी देर के लिए मैं परपेंडिकुलर इनवर्ड को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये है परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। और ये किसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, B1 का। इसके बाद देखें इसमें परपेंडिकुलर क्या है, आउटवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन, थंब किधर रिप्रेजेंट है, बाहर, और इसमें आउटवर्ड है तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, आउटवर्ड से, और दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये क्या हो गया, B2। अब एक वेक्टर इनवर्ड ऐसे ही आउटवर्ड रिप्रेजेंट, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो बोलो इनका रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा, B। बोलो क्या आएगा इनके पास, रिजल्टेंट B, क्योंकि दोनों भी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, और एक का क्या है, इनवर्ड, और एक का क्या है, आउटवर्ड। तो एक के लिए हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, फिर परपेंडिकुलर लेंगे, आउटवर्ड के लिए हमने मान लो ऐसे रिप्रेजेंट लिया। आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हो इस फॉर्म में, तो भी ये दोनों क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा, B। और जब आप B रिजल्टेंट बेटा यहां से निकालोगे तो क्या रिजल्टेंट निकालोगे, B1 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे, B2 का स्क्वायर, और जब ये निकालोगे तो B1 और B2 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं B1 किसके बराबर है, B2। तो किसी एक की वैल्यू पुट कर लो आप, B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, √2 B1, √2 एज इट इज। B1 की वैल्यू बेटा ये रही, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 I इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो क्या निकल के आया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्या निकल के आएगा यहाँ से, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बस ये स्टेप याद रखना था कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे तो इनकी डायरेक्शन ये रिजल्टेंट निकल के आएगी। इसके लिए हमने B1 ये माना, इसकी डायरेक्शन B2 नीचे की तरफ निकाली, दोनों परपेंडिकुलर थे इसलिए हमने दोनों को परपेंडिकुलर रखा और ये फॉर्मूला लगाया, ये क्या निकल के आया, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकल के आई। इसके बाद आप इसके डायरेक्शन में निकाल सकते हो tan थीटा, परपेंडिकुलर बटा बेस भी निकाल सकते हो। इसी के ऊपर पैरेललोग्राम ऐसे लगाओगे तो आपको पता है tan थीटा इसकी क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और 1 आएगी तो थीटा कितना आएगा, 45, क्योंकि B1 और B2 दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। कटने के बाद क्या आएगा, 1, और थीटा कितना निकल के आएगा यहाँ से
45 डिग्री। बोलो कितना निकल के आएगा? 45 डिग्री। तो डायरेक्शन अपने पास कितनी निकल के आई बेटा? 45। और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अपने पास होगी √2 म्यू नॉट बटा 2 I इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/8। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास आएगा, वो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास जो सीबीएसई में पूछा गया है। लगातार 2 साल आपसे पूछा गया है। ये 2013 में और 2015 में 2 बार आपके पास पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपसे कहें टू आइडेंटिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P एंड Q, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है P एंड Q, ईच ऑफ रेडियस R एंड कैरिंग करंट I एंड 2I। इनके पास जो करंट की वैल्यू है I और क्या है? 2I। are lying parallel planes such that they have common axis, their center are 2r distance apart. Their center are 2r distance apart. Direction of current in the both loops is clockwise as seen from O। जब इसको O से देखा जाता है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। आपको निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। और इस तरीके का एक डायग्राम आपके सामने गिवन है। ये कोई भी सर्कुलर कॉइल है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ये इनका एक्सिस है, कॉमन एक्सिस बेटा, दोनों की रेडियस सेम है। इसके बाद कहता है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, I करंट, और ये पॉइंट O है। ये पॉइंट आपके पास क्या है? O। इसके बाद इसकी रेडियस हमें दे रखी है, प्रत्येक की रेडियस R है और इसकी रेडियस भी अपने पास क्या है? R है। और आपसे कहता है इसको भी आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। देखें ध्यान से इसने क्या कहा है, उस स्टेप को एक बार ध्यान से देखें, क्या सिचुएशन आप यहां से निकाल पाएंगे। देखें, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R। 2 सर्कुलर लूप हैं, एक का नाम हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? P, और दूसरे का नाम बेटा अपने पास क्या है? Q। कैरी ए करंट I एंड 2I। तो सपोज दैट इसके पास करंट की वैल्यू है वो I है और इसके पास करंट की वैल्यू कितनी है? 2I। आर पैरेलल प्लेन्स सच दैट दे हैव कॉमन एक्सिस, और इनका एक्सिस दोनों का क्या है? कॉमन। देयर सेंटर आर 2r डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, इनके जो सेंटर है वो 2r डिस्टेंस अपार्ट है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2r डिस्टेंस अपार्ट है। इसके बाद कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ लूप इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम O। जब यहां से देखते हैं तो दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देती है?
क्लॉकवाइज। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो ओ पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक बात जरूर देखें आप यहां से बेटा कि सिचुएशन आपके पास इन दोनों का जो सेंटर है ये कितनी दूरी पे है, 2r डिस्टेंस, मतलब r इधर और r इधर, 2r डिस्टेंस पे इनका क्या है, सेंटर अपार्ट है। इसके बाद कहता है कि इसमें I करंट फ्लो करता है, इसमें कितना फ्लो करता है, 2I करंट फ्लो करता है। इसके बाद बात करता है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। और अब सिचुएशन आपको क्या निकालनी है वो ध्यान से देखें कि एक कंडीशन आपको निकालनी है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो मैं एक स्टेप आपको समझाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है बेटा। तो एक तो पहला ये केस बन गया मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए, जो आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होती है, 3/2। एक तो अपने पास मेन फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पे कट जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालते हैं। लेकिन यहां देखें, जब यहां से देखता है तो इन कॉइल्स में क्लॉकवाइज करंट उसको मिलता है। कैसा करंट मिलता है, क्लॉकवाइज करंट उसको मिलता है। सपोज दैट इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट आपके पास, आपको पता है ये फॉर्म बनेगी, ये इसके अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट। लेकिन आप एक बार अजूप्शन करना कि आप कमरे में, आपके पास एक दीवार सामने है और एक आपके पीछे बैक में है, और आप बीच में बैठ के देखना कि एक बार आप इसके ऊपर क्लॉकवाइज लगाएंगे इस दीवार के ऊपर ऐसे, तो उधर वाली दीवार पे जब आप क्लॉकवाइज लगाओगे तो आपको उल्टा करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा, कि देखता है कि जब ये सेंटर में बैठता है तो दोनों कॉइल्स में कैसे करंट नजर आता है, इसको जो करंट नजर आता है वो कैसा आता है, क्लॉकवाइज। तो इसके लिए तो इसके ये केस हो गया। अब यहां बैठ के जब आप देखोगे रूम के बीच में तो इसके लिए आपके पास उल्टा नजर आएगा। आप प्रैक्टिकली करके देखना कि आपका ऐसे खड़े होना रूम के बीच में, और इस दीवार के लिए सपोज दैट क्लॉकवाइज ऐसा है। अब आप उस दीवार के लिए देखना क्लॉकवाइज करंट कैसे बनेगा, इस फॉर्म में, और इस दीवार के लिए क्लॉकवाइज बोलो कैसे बना, इस फॉर्म में। अब उधर वाली दीवार पे देखेंगे, मान लो एक सर्कुलर लूप ये है और एक सर्कुलर लूप वो है, तो दोनों के बीच में आप खड़े होकर देखना दीवार के बीच में। तो इसके लिए बोलो सर्कुलर कॉइल्स के लिए क्लॉकवाइज आप इस फॉर्म में बनाएंगे, इस फॉर्म में क्लॉकवाइज, और उसके लिए जब बनाएंगे तो आपके पास तो दोनों में क्या हुआ, अपोजिट। तो इसमें अगर ऐसे डायरेक्शन है तो इसमें बोलो बेटा क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो इसमें डायरेक्शन आपके पास इस फॉर्म में आपको नजर आएगी। अब आसानी से निकाल सकते हैं, एक के पास ये डायरेक्शन, दूसरे के पास ये डायरेक्शन है, तो एक के लिए जब हम निकालेंगे यहां से तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसके लिए हम लिख लेते हैं बी, पी लिख लेते हैं। बी क्या निकालूंगा, सेम, तो म्यू नॉट बटा 2, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ हमने रेडियस ए लिख रखी है, यहाँ रेडियस कितनी है, आर, और ये जो डिस्टेंस है ये भी अपने पास कितना कहता है, आर है, क्योंकि ये खुद कह रहा है अपने पास कि इन दोनों के बीच की सेंटर्स की सेपरेशन कितनी है अपने पास, 2r। तो इसका मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस r और यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, r। तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। बीपी क्या लिखोगे, म्यू नॉट बटा 2 आई इंटू आर स्क्वायर लिखोगे, और ए की जगह भी आर स्क्वायर, और एक्स की जगह भी ये डिस्टेंस भी r, तो आर स्क्वायर और सारे की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। बोलो कितनी लिखोगे आप यहाँ से, 3/2। इसको और सोल्व कर लो, म्यू नॉट बटा 2 आई इंटू बेटा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, ठीक है भाई, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। बोलो कितनी लिख सकते हैं, इसकी पावर 3/2। अब आप इस फॉर्म को निकालोगे जब यहां से, तो इसको क्या कर सकते हो इसी फॉर्म में, कि इसको ये फॉर्म बना लो, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो 2 है, 2 की पावर 3/2, तो इसका मतलब 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, एक पावर तो ये होगी और एक आधी पावर क्या हो जाएगी ये, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2√2। तो ये चीज क्या बाहर आ जाएगी, 4√2। अब देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r क्यूब बनेगा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल,
तो क्या बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू आर। बोलो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ये किसके लिए आया है? पी के लिए, मतलब पी कॉइल के लिए। अब हमें किसके लिए और निकालना है बेटा? ऐसे हमें निकालना है क्यू कॉइल के लिए। अब जब क्यू कॉइल के लिए बात करता हूं तो सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, इसमें करंट की वैल्यू आई थी और इसमें करंट की वैल्यू बेटा कितनी थी? 2i। तो जहां आई है वहां पे क्या हो जाएगा? 2i। तो म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाई 4√2 और इनटू क्या आ जाएगा? r। तो एक में ऐसे डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, और इसके लिए क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है तो आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोलो क्या करेंगे? हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं बी की वैल्यू जो निकालेंगे तो बड़े में से क्या घटाओगे? छोटा। तो बी क्यू अपने पास ये है म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू आर इंटू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू आर। तो बी क्यू की वैल्यू पुट कर दी और बी पी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से। इस टर्म को जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे तो आप क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4√2 इंटू आर और आई कॉमन 2 माइनस 1 कितना बचेगा बेटा आपके पास? 1। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू आर। तो ये क्या निकल के आया अपने पास? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकल के आया? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बस कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला बेटा आपको पता था, लेकिन मेन कंसेप्ट जो ये बताया ये याद रखना था कि ओ पॉइंट के ऊपर अगर कह रहा है कि दोनों कॉइल्स की डायरेक्शन कैसी नजर आती है उसको क्लॉकवाइज, तो आप बिल्कुल बीच में बैठना रूम के और एक बार इस दीवार के ऊपर देखना क्लॉकवाइज बना के ऐसे, और एक बार उस दीवार पे देखना क्लॉकवाइज। तो एक बार इसमें ऐसे बनाया आपने तो उसमें ऐसे, तो इधर ऐसे घूम के आया उसमें आप ऐसे घूम के जाओगे तो अपोजिट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि इसको यहाँ बैठ के क्या नजर आए? सेम नजर आए। और इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे दोनों में कह देता है कि मैं क्लॉकवाइज और एक में क्या आता है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे ऐड हो जाते और दोनों में डायरेक्शन सेम कह रहा है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप बीच में बैठकर और इसकी डायरेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा है बेटा आपको ये सभी ओल्ड सी बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और लास्ट में एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर टुडे।